अब हिस्ट्री की दशा थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि हमारे यहाँ पे देखिए ये चालुक्यास थे। चालुक्यास के बाद यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यास आते हैं और ईस्टर्न चालुक्यास आते हैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल हुआ करती थी कल्याणी, और ये चालुक्यास को खत्म करने का श्रेय मिला था किसको? राष्ट्रकूटास को, ठीक है। यहां तक हम लोग जानते हैं। राष्ट्रकूटास आ गए थे आपके बिल्कुल साउथ इंडिया नहीं, साउथ इंडिया से ऊपर वाले रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में मोस्टली। तो बेसिकली क्या हुआ, चालुक्यास के बाद आ जाते हैं राष्ट्रकूटास। ये तो बात होती है आपके महाराष्ट्र कर्नाटका वाले रीजन में। लेकिन साउथ इंडिया में हमारे थे पल्लवास, और पल्लवास के बाद दोबारा राइज होता है चोला किंगडम का। हम जानते हैं चोला किंगडम, अर्ली चोला संगम पीरियड से हम लोग वो जानते हैं। लेकिन उसके बाद चोला किंगडम काफी ज्यादा डिक्लाइन पे हो गई थी। उसके बाद दोबारा रिवाइव करती है, ठीक है। प्री मेडिवल टाइम्स में पल्लवास को हरा के चोलाज अपना दबदबा दोबारा क्या कहते हैं स्थापित करती है साउथ इंडिया में। और ये चोला किंगडम इतना ज्यादा पावरफुल किंगडम होता है कि एक जमाने में अपने पीक पे, ये देखिए इंडिया का रीजन तो यहाँ पे पूरा कैप्चर किया ही हुआ है, आसाम तक भी आप देख सकते हैं। इवन आपके साउथ ईस्ट एशिया में आज के टाइम के मलेशिया, जो उस समय का मलाया था, और आपका इंडोनेशिया आज के समय का, उस समय श्रीविजय एम्पायर रूल किया करता था। इन सारे रीजन्स में भी और इवन श्रीलंका में भी चोला एम्पायर अपना दबदबा बनाती है। तो इस पूरे कहानी की हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए चोला एम्पायर जो थे फ्यूडेटरीज थे पल्लवास के, और इनके फाउंडर का नाम था विजयालया, ठीक है। लेकिन इनके जो रियल फाउंडर थे वो थे राजराजा वन। तो इनकी पूरी जो जीनियोलॉजी है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और आखिरी रूलर कौन थे? राजेंद्र थ्री। तो ये फाउंडर, रियल फाउंडर और लास्ट रूलर के बारे में यहाँ पे हमने चर्चा किया। सवाल उठता है कि भाई कैपिटल क्या था? तो ओल्ड कैपिटल क्या था संगम पीरियड वाले जो चोला एम्पायर में? तो उस समय कैपिटल हुआ करता था उरैयूर, संगम पीरियड में। लेकिन अभी जो चोला किंगडम दोबारा रिवाइव करती है तो अब इनका कैपिटल हो जाता है तंजौर। और राजेंद्र वन एक और रूलर थे, उनके टाइम पे जो कैपिटल को बदल के कर दिया गया था गंगईकोंडा चोलापुरम। तो राजेंद्र चले गए थे नॉर्थ इंडिया में, गंगा नदी तक पहुंच गए थे, और वहां पे सक्सेसफुल कैंपेन करके जब वापस लौटे तो उन्होंने कहा अब से हमारा नया कैपिटल होने वाला है गंगईकोंडा चोलापुरम। ये सारी कहानी हम लोग देखेंगे। और एम्ब्लेम जैसा कि हम लोग जानते थे टाइगर ही है। और इनके एनिमीज कौन थे? वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। भाई इनके नॉर्थ में यहाँ पे देखिए ना वेस्टर्न चालुक्यास थे, तो इन वेस्टर्न चालुक्यास के साथ इनकी लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। तो इनके एनिमीज में आते थे वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ चोला कौन कौन से थे? एक थे कांची जो पहले पल्लवा का कैपिटल हुआ करता था, अब चोला एम्पायर का एक बड़ा टाउन या बड़ा सिटी था, ठीक है। इसके अलावा पजयराई एक और इंपॉर्टेंट सिटी है। और इसके अलावा देखिए गंगईकोंडा चोलापुरम, तंजौर, ये सब तो आपके इंपॉर्टेंट सिटीज है ही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब थोड़ा सा राजाओं की बात करें तो सबसे पहले जो राजा थे वो कौन थे? विजयालया, और वो पल्लवास के फ्यूडल चीफ हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो विजयालया है जो अर्ली चोला से संगम पीरियड वाले, उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं ये आपके नया चोला एम्पायर को दोबारा से रिवाइव करते हैं। चोलास आपके पांड्यास को डिफीट करते हैं, पल्लवास को डिफीट करते हैं। और पहले तो देखिए विजयालया ने क्या किया, पांड्या का कैपिटल तो होता तो मदुरई है, लेकिन पांड्या के अंदर एक आपका बड़ा शहर था तंजौर को कैप्चर किया विजयालया ने, और तंजौर सेंटर मान के धीरे धीरे अपना आपका देखेंगे हम आगे चोला एम्पायर कैसे कैसे आगे स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे तंजौर विजयालया ने कैप्चर किया, और इसके बाद यहाँ पे बना दिया एक दुर्गा मंदिर। इसके अलावा इन्होंने पांड्यास के साथ साथ पल्लवास को भी डिफीट किया, और धीरे धीरे अब देखेंगे आप चोला एम्पायर आगे बढ़ेगा। तो ये बात हुई विजयालया की, जो कि हमारे फाउंडर है, ठीक है। चलो विजयालया के बाद आता है आदित्य वन। ये भाई 850 एडी में रूलर बनते हैं, 850 से 871 तक रूलर रहते हैं। फिर आते हैं आदित्य वन आपके पल्लवा रूलर, जो आखिरी पल्लवा रूलर है वो है अपराजित वर्मन, ठीक है। अब देखिए इसने इन्होंने पल्लवास को हराया तो था, लेकिन पल्लवास अभी भी आपका एक किंगडम थे, ठीक है। लेकिन फाइनली पल्लवा किंगडम को खत्म करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है आदित्य फर्स्ट को, ठीक है। आदित्य फर्स्ट भी पल्लवा रूलर अपराजित वर्मन के फ्यूडेटरी थे, लेकिन इनको बैटल ऑफ श्रीपुरम के आपका एक बैटल हुआ था जिसमें अपराजित वर्मन को हराकर, पल्लवा किंगडम को हराकर
आपका आजादी डिक्लेयर कर देते हैं आदित्य वन, और टाइटल लेते हैं कोडनदरम टाइटल लेते हैं आदित्य फर्स्ट। ठीक है, ताक्कोलम इंस्क्रिप्शन में आदित्य वन के बारे में मेंशन है बातें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं परंतका की। ठीक है, नेक्स्ट रूलर आते हैं परंतका वन। ठीक है, परंतका वन 907 से 955 एडी। अब देखिए पांड्या अभी बेसिकली पल्लवा को हरा चुके हैं ये लोग, है ना, और पांड्या किंगडम तो अभी है। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो असली जो चोला पावर है उनके फाउंडर कौन होंगे, तो वो है परंतका वन। रियल जो फाउंडर ऑफ चोला पावर जो था वो परंतका वन थे। ठीक है, परंतका वन ने सबसे पहला काम किया, आपका नीचे जो पांड्या किंगडम है उसको हरा दिया। पांड्या किंग का कैपिटल हुआ करता था मदुरई। पांड्या किंगडम को हराने की वजह से, मदुरई को डिफीट करने की वजह से नाम टाइटल मिला इनको मदुरई कोंडा। ठीक है, इनको मिला मदुरई कोंडा। ठीक है, इनके टाइम पे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते थे ये लोग। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या कोई इंस्क्रिप्शन है? बिल्कुल है। ये इंस्क्रिप्शन का नाम है उत्तिरा मेरूर आपका इंस्क्रिप्शन 1919 में एक लिखा गया और 1921 में लिखा गया, दोनों ही परंतका वन के टाइम के। ठीक है, तो यहां से हमें इनका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कितना बढ़िया था इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब यहां पे देखा हमने परंतका वन ने पांड्यास को हरा दिया और भाई मदुरई का कंट्रोल ले लिया। अब देखिए पल्लवास भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं और अब पांड्यास भी आपके पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। इनका पूरा टेरिटरी कैप्चर कर दिया है चोला ने। इसके अलावा सिंहला जो राजा थे, यानी कि श्रीलंका के जो राजा थे, उनको भी डिफीट किया था। तो देखिए पांड्या और श्रीलंका के जो राजा थे साथ में मिल गए थे, दोस्ती कर ली थी। तो भाई इनको डिफीट किया था इन बैटल ऑफ वेल्लोर, और बैटल ऑफ वेल्लोर डिफीट करके भाई श्रीलंका वाले तो वापस चले गए श्रीलंका। लेकिन अब ये पांड्या किंगडम नहीं रहा, इनका जो मदुरई जो कंट्रोल था, मदुरई जो इनका कैपिटल था, उनको कंट्रोल कर लेता है क्या? चोला किंगडम के परंतका वन। तो यहां से देखिए आपका पांड्या किंगडम भी समाप्त होता है, पांड्यास की टेरिटरीज भी कैप्चर हो जाती है। ऑब्वियसली कैपिटल अगर कैप्चर हो गया तो आपका किंगडम खत्म। तो अब आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए नॉर्थ में इस समय कौन थे? नॉर्थ में हमें पता है कि अब हमको यह पता है कि देखिए चालुक्यास थे, चालुक्यास ऑफ वाटापी बादामी। तो वाटापी के चालुक्यास को राष्ट्रकूटा ने हरा दिया था, ये मैं मालूम है। राष्ट्रकूटा कौंदांती दुर्ग ने हरा दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटा आपके पावरफुल हो गए थे। तो यहां पे आप समझ लीजिए अब चोला पावरफुल हो गए, पहले पल्लवास थे। अब ऊपर की सिचुएशन क्या थी कि जो आपका चालुक्य का वाटापी बादामी के चालुक्य है, ये इनका किंगडम हो गया था छोटा और मोस्ट एरिया कैप्चर कर दिया था राष्ट्रकूटास ने। तो ऑब्वियसली अब आगे चल के आपके राष्ट्रकूटास और चोलास के बीच में हम लड़ाई तो देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो अब ये चोलास को हराया था, सॉरी राष्ट्रकूटास को परंतका वन ने हराया था और टाइटल ले लिया था वीर चोला। तो भाई मदुरई कोंडा बोल दीजिए या वीर चोला बोल दीजिए, राष्ट्रकूटास को हराया था। बैटल का नाम था बैटल ऑफ वल्लाल। बैटल ऑफ वल्लाल में राष्ट्रकूटास को हराया था इन्होंने। इसके बाद परंतका वन ने कहा कि भैया श्रीलंका वाले परेशान करके गए अभी, क्योंकि क्यों, श्रीलंका का जो सिन्हाला जो प्रिंस था, ये आपका श्रीलंका से आएगा ना, श्रीलंका सिन्हाला किंग्स आते हैं पांड्यास की हेल्प करने, हराने के लिए, तो बदला तो लेना पड़ेगा ना। तो अब ये लोग बदला लेने की सोचे, श्रीलंका पे अटैक किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आपका जो एक्सपेडिशन था वो अनसक्सेसफुल रहा। तो ये तो कुछ हमने देख लिया कौन कौन से टेरिटरीज वगैरह और कैसा आपका पॉलिटिक्स चल रहा था उस समय का। कई सारे यज्ञ किए, जैसे हेम गर्भ, तुलाभार यज्ञ, ये सब यज्ञ परंतका वन करता है। इसके अलावा आपका वेंकट माधव जो ऋग्वेद का भाष्यकार है, वो भी इनके टाइम के हैं। और इनके टाइम में जो शिवा टेम्पल ऑफ चिदम्बरम है, चिदम्बरम में एक शिवा टेम्पल हमने देखा था पहले बनाया गया था। तो चिदम्बरम शिव मंदिर को पूरी तरीके से गोल्ड से भर दिया गया था परंतका वन के टाइम में। तो देखिए परंतका अपना काफी रिच एम्पायर चला रहे हैं, क्योंकि गोल्ड से भर दिया, काफी सारा गोल्ड है, काफी सारा ट्रेड भी होगा ऑब्वियसली इनके एम्पायर में, और लोगों को लड़ाई में हरा रहे हैं, पावरफुल किंगडम हो गया है। तो ये पता चलता है कि चिदम्बरम जो मंदिर है उसमें कहीं कहीं काफी सारा गोल्ड रखा गया था इनके टाइम पे। इसके बाद देखिए परंतका जो वन है, आप देख रहे हैं पूरा इन्होंने कब्जा अच्छे से कर लिया है। राष्ट्रकूटास को भी हरा चुके हैं, पांड्यास को हरा चुके हैं आपके। इसके अलावा लेकिन श्रीलंका में ये अपना पैर नहीं जमा पाए थे, श्रीलंका में अपना पैर नहीं जमा पाए थे, और राष्ट्रकूटास को भी हरा दिया। लेकिन राष्ट्रकूटास ने फिर बदला लिया। राष्ट्रकूटा के आपके रूलर कृष्णा वन ने परंतका वन के साथ लड़ाई की और हुआ एक बैटल ऑफ ताक्कोलम, काफी फेमस बैटल है। तो ये जो बढ़ता हुआ जो चोला एम्पायर था ना, पावरफुल होता हुआ चोला एम्पायर, यहाँ
इनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है और कृष्णा 3 आते हैं और कांची और तांजोर को भी ये लोग सैक करते हैं। इसलिए इनको ऑपरेसर ऑफ कांची एंड तांजोर बोला गया था कृष्णा 3 को। कृष्णा 3 राष्ट्रकूटा किंग आते हैं, परंतका को हरा देते हैं। ठीक है, तो अब इस लड़ाई में क्या हो जाता है, परंतका वन के जो बेटे हैं राजादित्य, उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, परंतका वन के जो बेटे राजादित्य हैं उनका डेथ हो जाता है। चलो अब यहाँ पे पॉलिटिक्स को रोकते हैं हम लोग। ठीक है, अब परंतका वन के बाद क्या हुआ इसकी कहानी हम लोग आगे समझेंगे। पहले कुछ और आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके टाइम पे नाथ मुनि थे। नाथ मुनि आपके काफी बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने न्याय तत्व दिया, पुरुष निर्णया, योग रहस्य, ये सारी किताबें हम लोगों को दी। और इन पर आपके एक और आपके सेंट थे जिनका नाम था नम्बलवार। नम्बलवार के सॉन्ग्स का काफी इन पे प्रभाव पड़ा था नाथ मुनि का। इन्होंने प्रपति प्रिंसिपल भी दिया था। प्रपति प्रिंसिपल का मतलब है कि जीवन में हमें भगवान पे सरेंडर करना चाहिए। तो ऐसे ये जो प्रपति प्रिंसिपल है ये नाथ मुनि ने दिया था। और ये बुक्स वगैरह याद रखना है, न्याय तत्व, पुरुष निर्णया और योग रहस्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो परंतका वन है, परंतका के जो बेटे हैं बैटल ऑफ तक्कोलम में। बैटल ऑफ तक्कोलम कब होता है? 1949 में। तो 1949 में बैटल ऑफ तक्कोलम में राजादित्य की डेथ हो जाती है बैटल ऑफ तक्कोलम में। और उसके कुछ दिन बाद परंतका वन भी, इनकी भी डेथ हो जाती है। अब परंतका वन के 2 बेटे और होते हैं, एक है गंडरादित्य, एक है अरिंजय। तो इनके डेथ के बाद आपके गंडरादित्य 1 साल के लिए रूल करते हैं 1955 टू 1966। और इनकी वाइफ होती है शेम्बियन महादेवी। आगे चल के शेम्बियन महादेवी का पॉलिटिक्स में काफी रोल होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि शेम्बियन महादेवी वॉज द वाइफ ऑफ गंडरादित्य हु वाज सन ऑफ परंतका वन। तो अब गंडरादित्य के डेथ के बाद कुछ समय के लिए अरिंजय भी बनते हैं राजा, लेकिन उनका भी डेथ हो जाता है। तो बेसिकली परंतका वन के कोई भी आपके जो बेटे हैं वो ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाए। परंतका वन के बाद ऑब्वियसली इनकी पावर भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि वहां राष्ट्रकूटास ने इनको बैटल ऑफ तक्कोलम में हरा दिया था। ठीक है, तो अभी परंतका वन जैसे पावरफुल रूलर्स नहीं थे ये लोग। ठीक है, अभी परंतका वन के बाद अरिंजय का जो बेटा है वो राजगद्दी संभालता है। नाम होता है उनका सुंदर चोला। दिखने में बड़े सुंदर थे इसलिए इनका नाम था सुंदर चोला। और बाद में इन्होंने नाम लिया अपना परंतका 2। तो परंतका वन के बाद जो बड़े रूलर आए गंडरादित्य अरिंजय के बाद, वो थे सुंदर चोला, जो कि अरिंजय के बेटे थे। 956 से 973 तक इनका रूल चला। अब यहां देखिए पॉलिटिक्स समझिए। इस समय आप ये समझिए इनके एक भाई है, चचेरे भाई, जिनका नाम है उत्तम चोला। और इनके 2 बेटे हैं, एक है आदित्य 2, एक है अरुमोली वर्मन, जो आगे चल के राजा राजा वन नाम लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद राजा बनने का था आदित्य 2 को बनना था। ठीक है, आदित्य 2 को करिकालन भी बोला जाता है। तो सुंदर चोला के बाद राजा बनने जा रहे थे करिकालन, लेकिन करिकालन का रहस्यमय अंदाज में इनको मार दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है। अभी तक कोई ये नहीं बता सका कि किसने मारा। कुछ लोग शक करते हैं कि उत्तम चोला ने मरवा दिया था, कुछ लोग शक करते हैं कि अरुमोली वर्मन ने इनको मरवा दिया था। ठीक है, तो लेकिन आपको 100% कोई बता नहीं सकता कि इनकी डेथ हुई कैसे है। इन एनी केस आदित्य 2 की डेथ हो गई थी। इसके बाद राजा कौन बने? तो इसके बाद राजा बनवाया गया उत्तम चोला को। ठीक है, बनना किसको चाहिए? दूसरे बेटे को, अरुमोली वर्मन को। लेकिन उत्तम चोला जो सुंदर चोला के आपके चचेरे भाई थे, वो कहे कि राजगद्दी हम संभालेंगे। तो अब ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो यहां पे जो दूसरे बेटे हैं अरुमोली वर्मन, उनको दिक्कत तो होगी। लेकिन अरुमोली वर्मन ने कहा कि ठीक है आप राजा बन जाइए, लेकिन एक शर्त पे कि आपके बाद राजा मैं बनूंगा, आपका जो बेटा होगा वो राजा नहीं बनेगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे चोला किंगडम में एक प्रथा चालू हुई। कोई भी आपका राजा होता था वो अपने मरने से पहले अपना जो उत्तराधिकारी है, अपना जो हायर है, वो घोषित कर देता था। अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद ही अपना मतलब अपने लाइफ टाइम में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। तो उत्तम चोला ने भी अपने लाइफ टाइम में अपना उत्तराधिकारी घोषित करके कह दिया कि अगला राजा बनेगा अरुमोली वर्मन। इसलिए कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन यहां पे पैदा नहीं हुई। 973 टू 985 एडी तक रूल किया उत्तम चोला ने। और उत्तम चोला के बाद फिर राज करने आते हैं राजा वन। ठीक है, राजा वन ये राज करने। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था रियल फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर कौन थे, तो ये आपके राजा वन थे। ठीक, तो ये सक्सेशन हम लोगों को समझ में आ गया है। अब एक एक करके परंतका 1, 2 देखते हैं, फिर हम लोग उत्तम चोला देखेंगे और फिर आ जाएंगे हम लोग राजा वन पे। ठीक है,
चलिए परंतका 2 की बात करते हैं। नाम इनका था सुंदर चोला। हमें पता है 956 टू 973 तक इन्होंने रूल किया था। तो इनके जो क्या कहते हैं बड़े भाई थे, सॉरी बड़े बेटे थे आदित्य 2, इनकी डेथ हो गई थी, असैसिनेट कर दिया गया था। और परंतका 2 यानी कि सुंदर चोला, इनकी वाइफ का नाम था वनावन महादेवी। वनावन महादेवी। अब होता क्या है, जब आदित्य 2 का डेथ हो जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है, तो ये काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उसके बाद काम काज करना ये बंद कर देते हैं और एक गोल्डन पैलेस है, गोल्डन पैलेस में जाके रहने लगते हैं। कांची में गोल्डन पैलेस में रहने लगते हैं और वहीं पे इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत के बाद इनकी जो वाइफ थी वनावन महादेवी, उन्होंने सती कर लिया था, ऐसा भी बताया जाता है। अब वनावन महादेवी और सुंदर चोला के जो बेटे हैं राजराजा अरुमोली वर्मन, ठीक है, अरुमोली वर्मन इनके होते हैं, ठीक है। तो अब ये परंतका सुंदर चोला के टाइम पे आपका गवर्नेंस काफी अच्छा था, ऐसा कहां लिखा है? तिरुवलंगडु इंस्क्रिप्शन में ऐसा मेंशन्ड है सुंदर चोला के बारे में, ठीक है। यहां पे लिखा है ही वॉज बोर्न टू एलिमिनेट ईविल फ्रॉम द वर्ल्ड लाइक मनु, मनु की तरह ये दुनिया से ईविल हटा देंगे, बुराई का समापन कर देंगे, ऐसा लिखा गया था तिरुवलंगडु इंस्क्रिप्शन में। किसके बारे में? सुंदर चोला के बारे में। तभी हमें पता चला इनका गवर्नेंस काफी अच्छा रहा होगा, तभी ऐसा लिखा। तो इसमें यह भी मेंशन्ड है कि आपके सुंदर चोला के चचेरे भाई उत्तम चोला अगले राजा बनते हैं और अपने टाइम में ये अपना जो उत्तराधिकारी बनाते हैं अरुमोली वर्मन को। ये बात भी मेंशन कहां पे है? तिरुवलंगडु इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो भाई परंतका 2 ने आपका भाई पांड्या को हरा दिया। पांड्या में उस समय रूलर थे वीर पांड्या, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई पांड्या का आपने पहले हमने देखा ना मदुरई कैप्चर किया गया था, मदुरई कैप्चर किया था, हमें पता है परंतका ने मदुरई को कैप्चर किया था, लेकिन ऐसा नहीं पांड्या किंगडम खत्म हो गया। पांड्या किंगडम एकदम साइड में थोड़ा हट गया था, उनके पास कैपिटल नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद तो परंतका 2 जो है उसने फिर पांड्या को हरा दिया। पांड्या में उस समय रूलर थे वीर पांड्या, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रकूटास को भी हराया, ठीक है, राष्ट्रकूटास को हराया और तोंडई मंडलम, ये वाला जो तमिलनाडु वाला रीजन है, उसको उस पे उनका जो दबदबा है खत्म किया राष्ट्रकूटा का। इसके अलावा श्रीलंका को भी हराया, यानी कि सीलोन यानी कि श्रीलंका को भी हराया। तो परंतका 2 ने आपके 56 टू लेकर 73 के बीच में कुछ लड़ाइयां भी करी है, जिसके बारे में यहां पे हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। सुंदर चोला के बाद इनके भाई बनते हैं उत्तम चोला। हमें अब पूरी कहानी पता है कि इनका जो आदित्य 2 है इनके बेटे, इनका डेथ होने के बाद आपका नेक्स्ट राजा बनते हैं उत्तम चोला, और जिनको कहा गया है मधुरंतका, मधुरंतका, ठीक है। यहां पे देखा हमने परंतका 2 के बाद राजा कौन बनता है? उत्तम चोला बनता है। राजा जिसका एक्चुअल नाम था राजकेसरी अरुमोली वर्मन, तो उन्होंने कर दिया कॉम्प्रोमाइज, चलो इसके बाद राजा बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। उत्तम चोला बनते हैं और अपने बाद जो उत्तराधिकारी बनाते हैं राजा 1 को। तो उत्तम चोला के बाद मधुरंतका जिनका नाम था उत्तम चोला के बाद फिर बनते हैं राजा 1। तो एक्चुअल फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज राजा 1, ठीक है, जिसको चाइनीज सोर्सेस के हिसाब से लोपेज भी बोला गया है। राजा मतलब लोपेज, ठीक है, चाइनीज सोर्सेस ने कहा है। ओरिजिनल नाम तो मैं मालूम है अरुमोली वर्मन है और अलग अलग टाइटल्स लिए गए हैं, जैसे कि राजा टाइटल ही तो है, इसके अलावा चोला नारायण ने टाइटल ले लिया। तो जब वो इनका राज्याभिषेक हुआ था, कोरोनेशन हुआ था, तब इनका जो टाइटल लिया था इन्होंने टाइटल तो राजा नाम का टाइटल लिया था। उसके बाद वेस्टर्न गंगा जो आपका एक डायनेस्टी थी, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उनको हराने के बाद इन्होंने नाम लिया चोला नारायण। फिर इन्होंने कलिंगा को हराया, नाम ले लिया तेलिन कुलंतक। उसके बाद सिंघाला को हराया, यानी कि श्रीलंका को हराया, तो सिंगलंतक, तेली कुलंतक, तेलिन कुलंतक, सिंगलंतक। और उसके बाद पांड्यास को जब अच्छे से हरा दिया तो जयगोंड। तो ये सारे जो टाइटल्स थे ये किसके टाइटल है? ये राजा 1 या अरुमोली वर्मन के टाइटल हैं। तो टाइटल्स लेने में इनको बड़ा मजा आता था, कुछ भी विक्ट्री की एक नया टाइटल ले लिया। तो नीलकंठ शास्त्री एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था नेम इज द म्यूजिक ऑफ हिस्ट्री एंड दिस किंग, यहां बात हो रही है राजा 1 की, दिस किंग लव्ड दिस म्यूजिक, ठीक है। तो ये किसने कहा था? नीलकंठ शास्त्री ने राजा 1 के बारे में ये बात कही थी। अब देखिए राजा की जो हेड क्वीन थी ये कौन थी? इनका नाम था लोक महादेवी दंत शक्ति। हेड क्वीन थी लोक महादेवी दंत शक्ति। और अपने ही टाइम में इन्होंने अपना क्राउन प्रिंस, जो कि अब चलन चली गया था, राजा अपने टाइम में अपना जो उत्तराधिकारी है वो नियुक्त कर देता था। तो आपका 1012 एडी में राजा 1 ने बोला कि हमारे बाद राजेंद्र 1 राजगद्दी संभालने वाले हैं। तो और
आपका 1014 में इनका डेथ हुआ। उसके बाद राजेंद्र वन राजा बने, और राजेंद्र वन ने भी अपने क्राउन प्रिंस, अपने जिंदा रहते हुए बना दिया था राजाधिराज फर्स्ट को। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग राजा राजा पर। तो राजा राजा पहले ऐसे किंग बनते हैं जिन्होंने नॉर्थ श्रीलंका को कैप्चर कर दिया। अब श्रीलंका जो है, इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को कैप्चर कर लिया था राजा राजा वन ने। भाई लड़ाई हुई थी, श्रीलंका कई बार हारी थी, लेकिन कैप्चर नहीं हुआ था इनका टेरिटरी। लेकिन अब राजा राजा वन ने श्रीलंका का टेरिटरी भी कैप्चर कर लिया, मालदीव्स भी कैप्चर कर लिया। लेकिन साउथ में अभी भी सिन्हालीज रहते हैं। अभी भी आप श्रीलंका में देखेंगे तो नॉर्थ में कौन है, तमिल पॉपुलेशन ज्यादा है, और साउथ में सिन्हालीज पॉपुलेशन ज्यादा है। मोस्ट प्रोबेबली वहीं से ये डिवीजन चालू हुआ था डेमोग्राफी का, जब राजा राजा वन ने नॉर्दर्न श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था। फिर देखिए राजेंद्र वन आते हैं 1014 से लेकर 1044 एडी तक, और टाइटल लेते हैं गंगई कोंडा। एक्चुअली राजेंद्र जो चले जाते हैं, अब ये पहुंचते पहुंचते कलिंग पहुंच गए ना, कलिंग को भी हरा दिया ना इन्होंने। तो हमने देखा ना, ये तो सिन्हाला नॉर्दर्न श्रीलंका ले लिया, पांड्यास को हरा दिया, कलिंगा को भी तो हराया, जिसके बाद इन्होंने तेलिनकुलम तक नाम ले लिया था। तो उड़ीसा से थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे तो गंगा नदी आ जाएगी। तो गंगा नदी तक ये सक्सेसफुली कैंपेन करके आ गए थे। गंगा नदी के आसपास तक का एरिया इनके पास आ गया था। तो नेपोलियन ऑफ द साउथ बोला जाता है राजेंद्र वन को। ठीक है, तो नीलकंठ शास्त्री है, इन्होंने राजा राजा और राजेंद्र को कंपेयर किया था फिलिप और उनके बेटे अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया से। ठीक है, इसके अलावा आपका थिरुवलंगडु इंस्क्रिप्शन में आपके राजेंद्र के साउथ ईस्ट एशिया के विक्ट्री के बारे में बात की। अब ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया तक निकल गए हैं राजेंद्र वन। ठीक है, थिरुवलंगडु इंस्क्रिप्शन हमने तो अभी अभी देखा, इसमें आपका 1017 में राजेंद्र के द्वारा थिरुवलंगडु इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। और इसमें हमें पता है ना कि इससे पहले सुंदर चोला के बारे में भी मेंशन था, परंतका टू के बारे में, गवर्नेंस के बारे में। तो ये थिरुवलंगडु इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था, ये राजेंद्र वन ने लिखवाया था 1017 एडी में। और यहाँ पे मेंशन है आपका, सॉरी राजेंद्र वन ने लिखवाया था, और इसमें राजेंद्र का साउथ ईस्ट एशिया के जो विक्ट्री के बारे में भी यहाँ पे मेंशन हो रखा है। ठीक है, फिर देखिए कुछ और इंस्क्रिप्शन की बात करें, जैसे थिरुवलंगडु हम ऑलरेडी देख चुके हैं, साउथ ईस्ट एशिया के विक्ट्री की बात यहाँ पे की गई थी। इसके बाद करंदरई ताम्रपत्र, इसमें श्रीलंका से जो विक्ट्री हुई थी उसके बारे में मेंशन्ड है। इसके अलावा किल्लूर इंस्क्रिप्शन है, शेम्बियन महादेवी इंस्क्रिप्शन है। शेम्बियन महादेवी आपको याद होगा, ये उत्तम चोला की क्या कहते हैं माताश्री थी। ठीक है, उत्तम चोला की माताश्री थी और गंडरादित्य की वाइफ थी। ठीक है, शेम्बियन महादेवी। इसके अलावा करंदरई कॉपर इंस्क्रिप्शन, ये कहां पे है, इसमें आपका अनुराधापुरा, बेसिकली श्रीलंका में है अनुराधापुरा, उसको कैप्चर किया गया, इसके बारे में मेंशन किया गया। इसके अलावा कंबोज किंग के बारे में मेंशन्ड है, ये कुछ बातें मेंशन्ड है कि उन्होंने भाई दोस्ती करने के लिए एक चैरियट वगैरह सेंड किया था। तो ये सारी बातें हम लोग को मालूम है। तो अब देखिए आपके कई सारे कॉइन्स निकाले राजेंद्र ने, गोल्ड सिल्वर कॉपर के कॉइन्स, और उसमें गंगई कोंडा चोला इंस्क्राइब करा दिया, और आपका चोला गंगा पॉन्ड बनाया, कई सारे कैनाल्स बनाए। तो ये बात हो गई राजेंद्र वन की। राजेंद्र वन ने एक और टाइटल ले लिया, पंडित चोला। पंडित चोला इसलिए लिया, राजेंद्र वन ने कई सारे स्कूल खोले फॉर वैदिक लिटरेचर पढ़ने के लिए, स्कूल खोले गए। ठीक है, इसके अलावा आपके ये पहले चोला रूलर बनते हैं जिसने कमर्शियल और डिप्लोमेटिक एम्बेसी भेजी चाइना। आगे जाके हम देखेंगे कोलाटुंगा भी एक राजा थे जिन्होंने डिप्लोमेटिक एम्बेसी चाइना को भेजी थी। अभी सबसे पहले चोला रूलर बनते हैं कौन, राजेंद्र वन। इसके अलावा कैम्बोडिया के राजा से इन्होंने दोस्ती कर ली। तो ये सब बात हम लोगों ने कंप्लीट कर ली राजेंद्र वन की। अब देखिए राजेंद्र वन के बाद आपका अगला जो रूलर बनते हैं राजाधिराज, जो कि अपने टाइम में ही इनको रूलर डिक्लेयर कर दिया गया था। राजाधिराज के बाद उनके भाई राजेंद्र टू बनते हैं, और उसके बाद उनके भाई वीर राजेंद्र बनते हैं। तो यहाँ पे बेटों को नहीं मिल रहा है, सब भाइयों को लाइन से मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स हम लोग अभी आगे समझते हैं। तो राजेंद्र वन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं राजाधिराज। तो राजाधिराज आते हैं राजेंद्र वन के बाद, बहुत बड़ा चोला एम्पायर उनके हाथ में है, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवा दिया। ठीक है, इसके अलावा अपने पिताजी के साथ श्रीलंका की जो विक्ट्री का कैंपेन है, ईस्टर्न चालुक्यास को हराने का कैंपेन और कलिंगा को हराने का कैंपेन जो है साथ में किया इन्होंने। ठीक है, और टाइटल लिया इन्होंने जयम कोंडा सोलम नाम का टाइटल इसने लिया राजाधिराज वन ने। अब इसके बाद इन्होंने वेस्टर्न चालुक्या, अब ईस्टर्न चालुक्या वेस्टर्न चालुक्या दो एम्पायर है। तो वेस्टर्न चालुक्या जो कैपिटल है वो हमें पता है कल्याणी है। ठीक है, तो कल्याणी को भी इन्होंने हराया और नाम ले लिया कल्याणपुरम कोंडा। कल्याणपुरम कोंडा कौन है, राजाधिराज वन। और उसके बाद वेस्टर्न चालुक्या के साथ एक लड़ाई लड़ी थी, कोप्पम, बैटल ऑफ कोप्पम।
बैटल ऑफ कोप्पम में क्या हुआ था कि राजाधिराज और उनके भाई राजेंद्र टू दोनों लड़ने गए साथ में। तो अब लड़ाई के बीच में ही ऐसा हो गया कि भाई राजाधिराज का डेथ हो गया। ठीक है, जब राजाधिराज का डेथ हो गया तो इस समय जब राजा मर जाता है तो आपका जो सेना है हो जाती है तितर बितर हो जाती है और उनका जीतना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन बैटल ऑफ कोप्पन में जैसे ही राजाधिराज वन की डेथ हो गई और सेना हतोत्साहित हो गई, तो उसी समय आपका जब लड़ाई चल रही थी उसी के बीच में राज्याभिषेक हो जाता है राजाधिराज के भाई राजेंद्र टू का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बैटल के दौरान कौन से ऐसे राजा है जिनका राज्य अभिषेक हुआ था, ठीक है, वो थे राजेंद्र टू, जो कि थे इनके भाई। इसलिए इनके बेटे को राज्य नहीं मिला, इनके भाई को मिल गया और इन्होंने टाइटल ले लिया प्रकरेश्वरी। ठीक है, उसके बाद ऐसा हुआ कि जब ये राजा बनते हैं आपका 1052 एडी में, तो 1055 एडी में आपका एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था चोला किंगडम में को एक बहुत बड़े सूखे का सामना करना पड़ा था। देखिए, अब नेक्स्ट रूलर हमारे बनते हैं वीर राजेंद्र। तो वीर राजेंद्र का जो रूल था वो आपका 1064 से 1070, मतलब 6 साल ही रूल करते हैं। लेकिन 6 साल में आपका मलेशिया पे एक तो अटैक कर देते हैं। मलेशिया में काफी ये लोग आगजनी करते हैं। आपका 1068 एडी में आपका वहां पे शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे मलेशिया में, तो उनके साथ लड़ाई वड़ाई करते हैं ये। इसके अलावा ये अब तो देखिए वेस्टर्न चालुक्यास के जो कल्याणी कैपिटल का था जिसको वेस्टर्न चालुक्यास का, तो उनके रूलर थे सोमेश्वर वन। ठीक है, सोमेश्वर वन उस समय रूलर थे। तो यहाँ पे इन्होंने लड़ाई करी, सेकेंड बैटल ऑफ कूदल संगमम। ठीक है, अब ये सब जो लड़ाई हुई थी तो इसमें देखिए सोमेश्वर वन ने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि भाई ये मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई से डर के सुसाइड कर लिया था, सुसाइड करने के और अलग रीजंस थे। ठीक है, तो ये जो सुसाइड करने का कारण आगे जाके सोमेश्वर वन के एक आपके काफी फेमस आपके एक ऑथर थे जिनका नाम था आपका बिलहना। तो बिलहना ने एक संस्कृत में लिखा हुआ एक किताब लिखा है जिसका नाम है विक्रम देव चरित्रम। बेसिकली सोमेश्वर के बाद कई सारे और आपके रूलर्स आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी मेंशन्ड है इसमें। तो सोमेश्वर के जो सुसाइड है उसके बारे में भी काफी डिटेल्स दिया गया है बाय बिलहना। ठीक है, कि वो कहते हैं कि भाई ऐसा डर के नहीं किया था, उन्होंने बेसिकली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, ऐसे कुछ बातें बताई गई थी इनके द्वारा। तो ठीक है, अब जो भी है, अब इन द एंड हुआ क्या, बेसिकली बैटल जो था वेस्टर्न चालुक्यास हार गई। वेस्टर्न चालुक्यास जब हार गई तो वहां पे देखिए विजय स्तंभ लगाया गया आपका तुंगभद्रा के बैंक पर और आपका करदीला ग्राम रायचूर में। ठीक है, तो यहां देखिए बदला पूरा हो गया। सोमेश्वर वन के टाइम पे ही ऐसा हुआ था कि आपके जो राजाधिराज का डेथ भी तो सोमेश्वर से लड़ते लड़ते हुआ था बैटल ऑफ कोप्पन में वेस्टर्न चालुक्यास के साथ। तो ये सारी बातें थी। तो यहाँ पे देखिए चालुक्यास ने चोलास का किंगडम देखिए कितना बड़ा हो गया, लेकिन चालुक्यास को हराने में काफी ज्यादा दिक्कतें आई। उसका बहुत बड़ा रीजन था कि भाई सोमेश्वर वन आपका डट के खड़े थे। सोमेश्वर वन की लड़ाई और भी लोगों के साथ हुई, जैसे कि आपके गुजरात के चालुक्यास के साथ भी इनका लड़ाई होता चलता था। और इस समय आपके परामाराज रूल करते थे नॉर्थ में, तो परामारा के किंग भोज इनके साथ भी इनकी लड़ाई थी। तो ये काफी वेलियंट और काफी ब्रेव योद्धा हुआ करते थे सोमेश्वर वन। ठीक है, तो इसके अलावा आपका वीर राजेंद्र की बात हो रही है, वापस आते हैं। तो इन्होंने हराया था विजय बाहु को, जो एक सिन्हाला किंग थे, श्रीलंका के किंग थे, उनको भी वीर राजेंद्र ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट इनके द्वारा एक वैदिक स्टडी सेंटर भी आपका तिरुमुकुदल में एक वैदिक स्टडी सेंटर एस्टैब्लिश किया गया था। और इन्होंने 40,000 वैदिक ब्राह्मणों को लैंड का दान दिया। ठीक है, और एक प्रेशियस जेम आपका चिदम्बरम नटराज के क्राउन में लगाया गया। और इनके जो बेटे थे इनका नाम है अथि राजेंद्र। काफी छोटे समय तक इन्होंने राज किया और ये कह सकते हैं विजयालया डायनेस्टी, जो चोला किंगडम जिसके फाउंडर विजयालया थे, इस डायनेस्टी के आखिरी रूलर बनते हैं अथि राजेंद्र। और काफी छोटे समय तक इनका ड्यूरेशन होता है। ठीक है, अब देखिए काफी एक फेमस तमिल स्कॉलर थे बुद्धमित्र, उन्होंने वीराशोलियम लिखा। बुद्धमित्र ने वीराशोलियम लिखा जिसमें उन्होंने वीर राजेंद्र की वीरता की बात बताई गई है। ठीक है, तो ये आपके बुद्धमित्र एक बड़े तमिल स्कॉलर हुआ करते थे। वीर राजेंद्र भी एक आपके ग्रेट तमिल स्कॉलर हुआ करते थे। ठीक है, तो भाई बुद्धमित्र के वीर शोलियम में एक्चुअली लिखा गया था
कि वीर राजेंद्र एक ग्रेट तमिल स्कॉलर है, ये बात है इसमें, ठीक है। बुद्धमित्र के वीर शोलियम, बुद्धमित्र ने लिखा था वीर शोलियम, ये याद रखिएगा। इसमें ही मेंशन्ड है कि वीर राजेंद्र एक ग्रेट तमिल स्कॉलर थे। आगे बढ़ेंगे, फिर आते हैं 1070 में। अब देखिए खत्म हो गया ना, अथि राजेंद्र में विजयलया डायनेस्टी खत्म हो गई। फिर एक नई डायनेस्टी चालू हुई, कोलाटुंगा वन। कोलाटुंगा वन, इनकी कहानी समझते हैं। देखिए राजेंद्र चोला, अब जरा पीछे जाते हैं हम लोग इतिहास में। राजेंद्र चोला रूल किया करते थे, तो इनकी बेटी थी, उनका नाम था कुंडवई। कुंडवई की शादी हो गई थी विमलादित्य। विमलादित्य के साथ कुंदवई की शादी हो गई थी, ठीक है। अब ये जो विमलादित्य है, ये ईस्टर्न चालुक्यास की बात यहाँ पे हो रही है। ईस्टर्न चालुक्यास साथ दोस्ती है इनकी, चोलास की, ठीक है। तो क्योंकि भाई शादी करा दी गई कुंदवई की। अब ये जो विमलादित्य और कुंदवई के बेटे का नाम था राजा राजा राजेंद्र, ठीक है। राजा राजा राजेंद्र की जब डेथ हो जाती है, ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके बेटे थे आपके राजेंद्र चालुक्य, ठीक है। राजेंद्र चालुक्य इनके बेटे थे, ठीक है। तो राजगद्दी मिलनी चाहिए राजेंद्र चालुक्य को, ठीक है। लेकिन राजगद्दी हथिया ली आपके शक्तिवर्मन ने, और शक्तिवर्मन की उसके बाद डेथ हो जाती है। इसके बाद शक्तिवर्मन के पिताजी थे विजयादित्य, ये गद्दी ले लेते हैं। तो अब देखिए राजा राजा राजेंद्र के बाद गद्दी मिलनी चाहिए थी राजेंद्र चालुक्य का, ठीक है। उसके बाद देखिए वीर राजेंद्र की यहां पे डेथ हो जाती है। देखिए एक तरफ चोला, एक तरफ ईस्टर्न चालुक्यास। ईस्टर्न चालुक्यास में ये कहानी चल रही है, ठीक है, और ये आपके चोलाज। तो चोलाज और ईस्टर्न चालुक्यास बेसिकली तो रिलेशन में थे, ठीक है। तो अभी वीर राजेंद्र के बाद आपका अथि राजेंद्र राजा बनते हैं, ठीक है। तो जब अथि राजेंद्र राजा बनते हैं तो अथि राजेंद्र जो है एक रिलीजियस अपराइजिंग होती है, ठीक है, जिसमें अथि राजेंद्र का डेथ हो जाता है। तो ये जो राजेंद्र चालुक्य है, जो बेसिकली तो ईस्टर्न चालुक्य के रूलर है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो चोला से भी इनका कनेक्शन है, क्योंकि इनकी जो दादी थी कुंद देवी, वो राजेंद्र चोला की बेटी थी। तो ये एक तरीके से ये चोला भी हो गए और चालुक्य भी हो गए, ठीक है। तो अब ये क्लेम कर देते हैं आपके चोला किंगडम पे। और अब इसमें काफी और ज्यादा पॉलिटिक्स कहानी है, तो जानने की जरूरत नहीं है। इतना हमने समझ लिया कि राजेंद्र चालुक्य बन जाते हैं नए आपके चोला राजा, ठीक है, और नाम रखते हैं अपना कोलाटुंगा वन। तो कोलाटुंग वन बनते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे डायनेस्टी खत्म होगी ना, अथि राजेंद्र आपके विजयलया डायनेस्टी के आखिरी रूलर बनते हैं। और फिर देखिए कोलाटुंग वन आपका बेसिकली चोला चालुक्य डायनेस्टी हो गया एक तरीके से, है ना। क्योंकि वैसे तो ईस्टर्न चालुक्य राजा से बिलोंग करते हैं, लेकिन बेसिकली चोला का भी इनहेरिटेंस इनको मिलता है बाई कुंद देवी, क्योंकि कुंद देवी इनकी ग्रैंड मदर थी, ठीक है। तो अब आपका कोलाटुंगा डायनेस्टी यहां से चालू हो जाता है, ठीक है। अब कोलाटुंगा वन का रूल देखिए 50 साल का था, बहुत बड़ा रूल था इनका। इनके टाइम पे कंबन थे, आपने कंब रामायण सुना होगा। तो कंबन ने आपका तमिल में रामायण लिखी है, ठीक है। और इन्होंने एम्बेसी में भेजा आपका 72 मर्चेंट्स का एम्बेसी चाइना भेजा 1077 एडी में। तो इससे पहले आपका किसने भेजा था अपना एम्बेसी चाइना में, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, याद करिए। तो आपको अगर याद हो तो राजेंद्र वन ने एक आपका एम्बेसी सेंड करी थी टू चाइना, एम्बेसी टू चाइना, ठीक है। बेसिकली 1033 में ये काम किया था राजेंद्र ने। और उसके बाद 1077 में कोलाटुंगा ने आपका 72 मर्चेंट्स की एक एम्बेसी भेजी चाइना। तो कोलाटुंगा के बेटे का नाम था विक्रम चोला, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे चोला का जितने राजा थे, इंपॉर्टेंट राजा, इनके बारे में सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एक चीज हो सकता है बार बार मैं रिपीट करूं तो उससे फायदा ही होगा, चीजें और अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले सबसे टॉप में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कौन थे, तो ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, राजा हुआ कर होंगे, ठीक है। इनका सेंट्रल और सुप्रीम पावर था राजा के पास। इनको पेरुमल या पेरुमन भी बोलते थे, राजा को पेरुमल या पेरुमन भी बोला जाता था। राजा के बाद हमें पता है चोला राजा जो है अपना जो उत्तराधिकारी ऑलरेडी चूज करके रखते थे, तो उनको बोला जाता था युवराज, यानी कि क्राउन प्रिंस, ठीक है। और इसमें देखा जाता था कि जो सबसे ज्यादा काबिल होगा, और ऐसा नहीं है कि बड़े बेटे को ही बनाना है, जो सबसे काबिल राजा को लगेगा कि भाई इसको बनाना चाहिए, उसको वो राजा बनाएगा, युवराज बनाएगा मतलब, ठीक है। और अपने मरने से पहले बिफोर डेथ ही बनाएगा, ताकि आगे चल के कोई जैसे लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है भाई राजा ने राजेंद्र को चुना, राजेंद्र ने राजाधिराज को अपना उत्तराधिकारी चुना, ठीक है। राजाधिराज के बाद आपका राजेंद्र सेकंड,
उत्तराधि को चुना गया। ठीक है, ये तो बेसिकली बैटल में ही हो गया था, ये हमें मालूम है। राजेंद्र 2 का जो आपका राज्याभिषेक लड़ाई के दौरान ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए मिनिस्टर्स को वेलीर बोलते हैं, और 2 तो कैपिटल थे आपके चोला के, एक था तंजौर, एक है गंगईकोंडा चोलापुरम। तो ये 2 इंपीरियल कैपिटल्स हुआ करते थे ड्यूरिंग चोला टाइम। तो बेसिकली राजेंद्र 1 के बाद हम देखेंगे गंगईकोंडा चोलापुरम भी एक कैपिटल था चोलास का। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग 3 प्रकार से इसको समझेंगे। एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक होगा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके मिनिस्टर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आपका जो पूरा जो किंगडम था ये आपके 6 या 9 आपके स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिनको बोला जाता था मंडलम। स्टेट को क्या बोला जाता था? मंडलम बोला जाता था। ठीक है, तो 9 स्टेट्स थे, कुछ लोग कहते हैं भाई 6 स्टेट थे, तो या 6 या तो 9 इन स्टेट्स में विभाजित किया जाता था चोला एडमिनिस्ट्रेशन को। तो पहले 6 था, जब किंगडम छोटा था, बड़ा हो गया तो 9 हो गया, है कि नहीं? तो देखिए ऐसा कुछ सीन था। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, तो सबसे टॉप क्लास जो ऑफिशियल्स थे उनको बोला जाता था पेरुनंदम, और जो लोअर क्लास ऑफिशियल होते थे उनको बोला जाता था शिरुदानम। ठीक है, इसके अलावा राजा का जो असिस्टेंट होता था, पर्सनल असिस्टेंट, राजा का पीए समझ लीजिए, उसको बोला जाता था उदान कूटम। ठीक है, ये बात होगी ब्यूरोक्रेसी की। और भाई राजा का एक महल होता था, राजा के महल में जो आपके सर्वेंट्स थे उनको बोला जाता था वेलम। तो पर्सनल असिस्टेंट हमने देखा उदान कूटम। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो भाई 6 या 9 आपके मंडलम हुआ करते थे, प्रोविंस को डिवाइड किया जाता था इन कोट्टम या वलनाडु डिवाइड किया गया। वलनाडु के अंतर्गत आता था नाडु, जो कि होता था डिस्ट्रिक्ट और सबसे छोटा यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हो गया पूरा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ विलेजेस को भी एक स्पेशल नाम से जाना जाता था, वो है कुर्रम। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम लोग कुर्रम नाम से जानते थे। ठीक है, और नाडु हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। ठीक है, तो ये बात होगी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, अभी शॉर्ट में देख रहे हैं, अभी डिटेल में देखेंगे। और ठीक है, फिर बात करते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका बेसिकली विलेजेस। तो जो विलेजेस होते थे उसमें होता था ग्राम सभा, जैसे आज के टाइम पे होते थे, लेकिन ग्राम सभा अलग अलग प्रकार के होते थे। ग्राम सभा को कभी कभी हम लोग कहते थे नगरम, कभी कभी कहते थे उर, और कभी कभी कहते थे सभा या महासभा। अब अलग अलग नाम क्यों? क्योंकि फंक्शन अलग अलग है। अगर हम बात करें नगरम की, तो जो आपके कमर्शियल सिटीज होते हैं उनको बोला जाता था नगरम, उनकी ग्राम सभा को बोला जाता था नगरम। क्यों? क्योंकि भैया ये कमर्शियल सिटीज है, यहाँ पे नॉर्मल लोग कम लेकिन मर्चेंट्स ज्यादा देखेंगे आप। जो आपके मर्चेंट्स हैं, व्यापारी लोग हैं, वो एक गिल्ड, उनका एक समूह को बोलते हैं मर्चेंट गिल्ड। तो GUILD क्यों लिख दिया इसको पता नहीं, मर्चेंट गिल्ड्स होते थे। ठीक है, तो ये वहां पे सेटल करते थे। जिन एरियाज में ये मर्चेंट गिल्ड्स, जो व्यापारी लोग हैं जो सेटल्ड होते थे, उनको बोला जाता था नगरम, और उनके सेटलमेंट को बोला जाता था वीरपाटन। सेटलमेंट को बोला जाता था वीरपाटन, और ग्राम सभा को बोला जाता था नगरम। तो देखिए अब इसको और नाम से भी जाना जाता था, जैसे वलंजियार, अज्जुवनम, मणिग्रामम। ठीक है, ये कुछ भी बोल दीजिए आप, या नगरम बोल दीजिए, या तो वलंजियार बोल दे दीजिए, या अज्जुवनम बोल दीजिए, या मणिग्रामम बोल दीजिए। इसके बाद होता था अगला ग्राम सभा, जैसे कि उर। तो ये वो नगरम हमने देख लिया कौन होते थे। उसके बाद एक और टाइप का सिटी होता था जिसको बोलते थे हम लोग उर। तो उर में ऑर्डिनरी लोग रहते थे, मतलब कोई स्पेशल ऐसा मर्चेंट्स या ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डिनरी लोगों का जो आपका ग्राम सभा है उसको बोलते हैं उर, और इनकी वर्किंग कमेटी को बोलते हैं अलुगानुम बोलते हैं इनकी वर्किंग कमेटी को। अरे मतलब विलेज होगा ना, एक कमेटी बैठेगी जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, तो उसको बोलते हैं अलुगानुम। ठीक है, तो भाई ये पूरा विलेज है ग्राम सभा। ग्राम सभा में कुछ स्पेशल लोगों को ऐसे चुना गया, और ये भैया ग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो अगर ग्राम सभा आपका उर टाइप का हो, ठीक है, ऑर्डिनरी हो, ठीक है, तो उसमें अलुगानुम एक वर्किंग कमेटी होती थी। फिर सभा महासभा, ये वो एरियाज है जो कि आपको ब्राह्मण्स को दान दिया करते थे। ठीक है, जो लैंड जो ब्राह्मण्स को दान दिया जाता था उसको बोलते थे अग्रहारा या ब्रह्मदेया या मंगलम। ठीक है, तो ऐसे जो ग्राम होते थे उसमें जो ग्राम सभा को बोला जाता था महासभा या सभा। आई होप ये बात तो समझ में आई होगी कि ग्राम सभा को क्या बोला जाता था। ठीक है, आज की ग्राम सभा जैसा ही है ये कहीं ना कहीं। फिर अब देखिए ये जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जानकारी कैसे पता चली हमें?
तो जानकारी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन होगा या बुक्स होगी। तो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में हम जानते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 919 और 921 एडी में ये आपका इंस्क्रिप्शन लिखा गया। किसके द्वारा? उस समय राजा हुआ करते थे परंतका वन, उनके टाइम से देखिए विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एकदम बढ़िया है, ठीक है। और ये जो आपका इंस्क्रिप्शन है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, ये एक मंदिर में लिखा गया है, मंदिर की दीवारों पे लिखा गया है, जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। कौन से मंदिर? पेरुमल टेम्पल ऑफ उत्तरामेरूर इन द चंगेलपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो चंगलपेट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां पे आपका पेरुमल मंदिर है उत्तरामेरूर में। वहां पे आप ये एक इंस्क्रिप्शन इस प्रकार का देख सकते हैं, जहां से हमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और हमें पता चलता है कि भाई विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया हुआ करता था चोलास का, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ 921 सी, जो रूल्स हैं इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो कहते हैं हर एक जो ग्राम है, हर एक जो विलेज है, उसमें छोटे छोटे ऐसे वार्ड्स होंगे, ठीक है। कितने वार्ड्स? टोटल 30 वार्ड्स, ठीक है। हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाएगा और मेंबर किसको चुनेंगे उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए। पहली बात, उनका एक घर तो होना चाहिए, ठीक है, भाई जहां रहते हैं वो, जहां से वो प्रतिनिधि हैं वहां पे उनका घर होना चाहिए। दूसरी बात, और घर उनका लैंड भी होना चाहिए, कम से कम 1/4 वेली, 1/4, अब वहां पे वेली होता था, ठीक है, वेली होता था लैंड मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो 1/4 वेली का मतलब होता है आज के समय का करीबन 1.5 एकड़, आज के समय का 1.5 एकड़ होता है 1/4 वेली। तो कम से कम इतना लैंड होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए और 35 साल से 70 साल तक का होना चाहिए, 70 साल से ज्यादा नहीं, 35 साल से कम का नहीं, और वैदिक लिटरेचर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब तो उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, आपके ये जो वार्ड से नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अलावा किनको नहीं लिया जा सकता। अगर पिछले 3 साल में कोई भी किसी कमिटी में है, विलेज की कमिटी का मेंबर रहा है, तो उसको भी नहीं चुना जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एक किसी कमिटी में पहले काम किया था लेकिन अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, उसको भी चुना नहीं जाएगा। अगर कोई एडल्ट्री करता है या कोई सीरियस सिन करता है अलोंग विथ देयर रिलेटिव्स, तो उनको भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्त हु हैव स्टोलन अनदर्स प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी आपने चुराई हो तो भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा, नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये है आपके डूज, ये है आपके डोंट्स। तो इनका ध्यान रखकर हर एक वार्ड से, एक विलेज में होंगे 30 वार्ड और हर वार्ड से एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है, आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो 1 स्टूडेंट ऑफ ईच ऑफ द 30 वार्ड्स, 30 वार्ड्स में से एक एक व्यक्ति चूज कर लिया जाएगा आउट ऑफ दोज who have been duly nominated by कुडावोलई और लॉट फॉर अ ईयर। अब देखिए क्या होता है, अब ये आपका वार्ड है, वार्ड के सारे मेंबर बैठ गए, यहां पे इन्होंने किन किन लोगों को नॉमिनेट करना है उनका एक चिट बनाया और उस चिट में जिसका नाम आ गया भाई वो बन जाएगा, वो नॉमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 30 वार्ड से हर वार्ड से एक टोटल 30 मेंबर चूज होंगे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो इनको अलग अलग नाम से बोला गया है, जैसे वरिया पेरुमुक्कल कमिटी का नाम है, ये जो कमिटी बनी आपकी 30 मेंबर की, इसको वेरिया पेरुमुक्कल बोल सकते हैं या फिर पेरिन गुरी भी बोल सकते हैं। पेरुन गुरई बोल दीजिए या वेरिया पेरुमुक्कल बोल दीजिए, और इसके हर एक मेंबर को क्या बोलेंगे? पेरुमुक्कल। तो देखिए वारिया पेरुमुक्कल, ठीक है, बेसिकली वारियम बोलते थे, कोई भी अगर कमिटी है ना उसको वारियम बोला जाता था। तो वारिया पेरुमुक्कल होगी कमिटी का नाम, और इस कमिटी में कितने मेंबर है? 30। हर एक मेंबर को क्या बोला जाएगा? पेरुमक्कल। आई होप बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर महासभा है, महासभा मतलब ब्राह्मण वाला जो है, जो ब्राह्मण को लैंड दिया जाता है, वहां पे ऐसा नॉमिनेशन किया जाएगा तो उस कमिटी को हम बोल देंगे पेरुन गुरी। तो वारिया पेरुमुक्कल बोल दीजिए या पेरिन गुरी बोल दीजिए, सेम बात है, ठीक है। और पेरुमुक्कल इसके मेंबर्स के नाम है। आगे बढ़ेंगे, अब समिति। अब ये तो 30 मेंबर का आपका बन गया है कमिटी, इसके अंदर अलग अलग कमिटीज बनाई जाती है, हर कमिटीज का एक पर्टिकुलर काम होता है। तो हर कमिटी को जैसा कि हम जानते हैं बोलते हैं वारियम बोला जाता है। यहां भी हमने देखा ना, बड़ा वाला जो कमिटी था 30 मेंबर का, वो भी तो कमिटी है जिसको वारिया पेरुमक्कल बोलते हैं, ठीक है। अब इन 30 मेंबरों में से भी अलग अलग आपके कमिटीज बनाए जाएंगे और हमें हर कमिटी का कुछ ना कुछ काम होगा, ठीक है। तो इन कमिटीज का नाम और इनके काम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि उदासीन वारियम, यानी कि फॉरेनर्स का ध्यान रखना है या आपके साधु संतों का ध्यान रखना है, एसेटिक्स एंड फॉरेनर्स। इसके अलावा टोट्टावारियम,
अरी वेरियम, पॉन वेरियम। और इन सारे वेरियमों को ध्यान रखने के लिए, स्क्रूटनाइज करने के लिए, इनके फंक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं, एक समवस्तार वेरियम हो गया। तो समवस्तार वेरियम देख लिया। अब बचे 3 4 उदासीन, टोट्टा, पॉन, आरी। तो आरी वेरियम का मतलब होता है पॉन्ड, ठीक है भाई। और ये जो है आपके, इनमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे। और ये जो पॉन्ड को ठीक ठाक रखने के लिए अरियम टैक्स लिया जाता था, ताकि भाई पॉन्ड्स का मरम्मत वगैरह जो किया जा सके, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो सके, तो ये सब काम देखने के लिए अरी वेरियम था। इसके अलावा अरी मतलब पॉन्ड, ठीक है। पॉन मतलब गोल्ड, पॉन वेरियम किसके लिए था? गोल्ड के लिए। इसके अलावा टोट्टा वेरियम था ऑर्चर्ड्स, ठीक, गार्डन वार्डन जो बन रहे हैं ना उनके लिए। 12 मेंबर्स की कमेटी हुआ करती थी टोट्टा वेरियम। और एक होता था उदासीन वेरियम। उदासीन वेरियम हमने देख लिया, चलिए ये तो हो गया, 4 देख लिए, इनके नाम याद रखने हैं। और समवस्तार वेरियम भी हमको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई सभा। ये जो सभा बनी 30 मेंबरों की, बढ़िया सभा बन गई हर एक विलेज का, ये टैक्स कलेक्ट कर सकता है, टैक्स लगा सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और ये जो टैक्स जमा होगा ये आपका सेंटर को दिया जाएगा, सेंट्रल ट्रेजरी में। अभी जैसे जीएसटी लगता है ना, तो भाई स्टेट आपका भाई वहां पे एक्चुअली लेवी भी ये करते हैं, कलेक्ट भी ये करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का जीएसटी है भैया, सेंट्रल ट्रेजरी में जमा हो जाएगा, फिर बांटा जाएगा, आपका फाइनेंस कमीशन बताएगी और सबको बांटी जाएगी। ऐसा ही कुछ सिस्टम है, समझ लीजिए। तो विलेज जो सभा है वो ऐसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल ट्रेजरी में डाल दे रही है। इसके अलावा सभा अगर फोर्स लेबर करवाना चाहे किसी से तो वो भी करवा सकती है, और फोर्स लेबर को बोला जाता है वेट्टी। इसके अलावा सभा के पास जुडिशियल अथॉरिटी भी है, और जुडिशियल समिति और बना दिया इन्होंने। नाम इसका क्या है? न्यायत्तार। न्याय आ गया ना वर्ड, तो न्यायत्तार कमिटी हो गया इसका, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि विलेज ऑटोनॉमी तो है, लेकिन क्या सेंटर का कोई भी दखल नहीं होता है। देखिए कुछ ऐसे सैलरीड एम्प्लॉयज भी थे जो सेंटर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जैसे कि आपका मध्यस्थ। मध्यस्थ क्या करता था भाई? सेंटर अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उसको इंप्लीमेंट कराने का काम होता था मध्यस्थ का। और एक होता था आयागार, ये होता था कि भाई आपका ऑडिट करने वाला काम था। बेसिकली उस जमाने का सीएजी था ये आयागार, तो ऑडिट करता था इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द विलेज। तो ये कुछ सेंट्रल एम्प्लॉयज भी थे जो कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, टैक्स लिए जाते थे, काफी सारे टैक्स लिए जाते थे भाई द चोलास। तो पहला तो हमने देखा फोर्स लेबर, जिसको वेट्टी बोलते थे या नेट्टल बोलते थे। इसके अलावा आपका कदमई या इरई यानी कि लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पदिकवल। पदिकवल मतलब चौकीदारी टैक्स, काफी बार पूछा है ये। पदिकवल मतलब चौकीदारी टैक्स। फिर आपका मनीयार मतलब हाउस टैक्स। फिर आपका ताट्टोपाट्टम, ये आपका गोल्ड स्मिथ से ये लिया जाता था, गोल्ड स्मिथ से, ठीक है। फिर आपका मगमई आपका आर्टिसन से लिया जाता था, मगमई। और फिर आपका पेवीर आपका लिया जाता था, जो ऑयल निकालते हैं ना, ऑयल मल्चेस, उनसे लिया जाता था। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर से एक बार देख लीजिए, कदमई मतलब लैंड रेवेन्यू, पदिकावल का मतलब चौकीदारी टैक्स। पदिकावल भाई चौकीदार पैर से चलता है ना, इस तरीके से कुछ बनाया हमने, कुछ भी आप बना लो, ठीक है। मनियार मतलब हाउस टैक्स। टाट्टोपाट्टम यानी कि गोल्ड स्मिथ। मेगमई मतलब आर्टिसंस, और पेवीर मतलब ऑयल मल्चेस। इसके अलावा भाई आजीविक काशू, जो डेली वेज अर्नर होते हैं। एक तो होता मंथली पैसा मिलना, मंथली सैलरी। एक होता डेली वेज अर्न करने वाले, उनको बोलते थे आजीविक काशू, ना सॉरी, उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसको बोला जाता था आजीवक काशू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेट्स एंड मेजर्स पे। वेट्स एंड मेजर्स, तो भाई कलंजू वाज द यूनिट ऑफ वेट। लेकिन अगर हमें गोल्ड का वेट मेजर करना है तो उसके लिए अलग टर्म यूज करते थे, जिसका बोलते थे हम लोग विदेल विदागू। और अब ये तो बात होगी वेट की, कलंजू और विदल विदागू। इसके अलावा लैंड मेजरमेंट, लैंड का मेजरमेंट करना है तो नीलम, वेली, मा, कोल, कारी, ये सारे टर्म्स आपके होते थे लैंड मेजरमेंट के लिए। अब देखिए चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी चीजें पढ़ी, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, तो पूरी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए आते हैं स्टार्ट। व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ चोला डायनेस्टीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो ये हमें मालूम है, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी। विच डायनेस्टी इज नोन फॉर डेवलपिंग विलेज ऑटोनॉमी? तो ये आपका चोला है, आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ उदयकोट्टम इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये देखिए उदयकोट्टम क्या है ये बताइए। तो उदयकोट्टम का मतलब ये है कि राजा का जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता था उसको बोला जाता था उदयकोट्टम। फिर आपका बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया थंजावुर में? तो ये बनाया आपका राजा चोला ने बृहदेश्वर मंदिर बनाया। फिर इन विच ईयर बृहदेश्वर मंदिर ऑफ थंजावुर बिल्ड?
तो भैया राजा राजा के टाइम था ना, तो इसमें देखिए कौन सा होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा 110 AD। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बृहदेश्वर। अब पता चल रहा है ना आपको कि भाई ये जो टाइम पीरियड है राजा राजा वन के टाइम का ही है, तो ये इसको मार्क करना है आपको, क्योंकि वो 1914 पे 1014 में तो राजा राजा वन आ गया, सॉरी राजेंद्र आ गया था। ठीक है, 1012 तक ही आप कह सकते हैं कि भाई आपके राजा राजा वन थे, तो इस तरीके से आप मार सकते हैं ये। व्हाट इज द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर प्राइमरीली बिल्ट ऑफ। तो ग्रेनाइट से बना है बृहदेश्वर मंदिर। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो भाई क्या होता था इनमें से, तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। विच चोला रूलर वाज डिक्लेयर्ड द किंग इन द बैटलफील्ड। ये हमें पता है, राजेंद्र चोला, पढ़ा था ना हमने भाई। राजेंद्र चोला आपके राजा बने थे जब राजाधिराज वन की डेथ हो गई थी बैटल में, बैटल ऑफ कोप्पम, ये सब पढ़ चुके हम लोग। राजेंद्र चोला सेकंड इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच चोला रूलर हु वाज द फर्स्ट चोला रूलर टू मेजर लैंड एंड डिटरमाइन लैंड रेवेन्यू। तो लैंड मेजर करके लैंड रेवेन्यू डिटरमाइन करने वाला सबसे पहला चोला रूलर कौन था, तो ये आपका थे राजा राजा चोलावानी थे। कब ऐसा किया था, 1000 AD में किया था। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। तो भाई इसी के साथ ही हम लोगों ने चोला खत्म कर दिया, चोला पूरी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, इसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए, और इसके आगे की कहानी हम लोग जानते हैं अपने अगले सेशन